पीडीएम हुकूमत में शामिल 13 जमातों को अब तक समझ नहीं आ रही है कि रोना है या हंसना है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इमरान खान ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ना मीडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ना पीडीएम ये एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर इन्होंने कहना शुरू किया नहीं इमरान खान असेंबली तोड़ेंगे नहीं। तो मेरा ख्याल है इनका ये भी खुशफहमी जो है ये गलत फहमी में बदल जाएगी। कमीशन कह रहा है कि जी हम तो 2 सूबों में इलेक्शन करवा देंगे, इतना स्मूथली हो सकेगा? आपके ख्याल में फैसले अदालतें देती हैं यहाँ पे? यहाँ आज तक कौन सी हुकूमत अवाम ने मुंतखब की है मेरे भाई? पिछली वाली हुकूमत भी अवाम ने मुंतखब नहीं की थी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने मुंतखब की थी और इस्टेब्लिशमेंट ने उसको घर भेजा। ये हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है और जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी आप इंट्रो देते रहिए, आप तबसरा करते रहिए। इस वक्त जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं ये शायद उनकी कोशिश होगी कि उसको उसके जरिए से अपनी हुकूमत चला सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम सिर्फ सूबों में इलेक्शन करवा देंगे। क्या ये काबिल अमल होगा कि वहां पर इलेक्शन करवा दिए जाएं? हमें जो ये असेंबली तहलील होगी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां दोनों तहलील होंगी और इंशाल्लाह में इंतखाबात यहाँ पे 22 मार्च से पहले नए इलेक्शन। अंदाजा कितने हफ्तों में आप इसको अनाउंस कर देंगे? वो तो आज पूरी डिटेल दी है ना। आज मीटिंग हो गई है महमूद खान साहब से और कल परवेज इलाही साहब से मीटिंग है। उसके बाद इंशाल्लाह जुमे और हफ्ते के दिन ये मुलाकात जो है वो होगी पार्लिमानी पार्टी की और उसके बाद असेंबलियां तहलील कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सियासत का सुपर ओवर, पंजाब पर कब्जे का ख्वाब और पार्टी का बानी MQM को बड़ा झटका। खबर यह है कि हकीकी आज़ादी मार्च के अख्तिताम पर इमरान खान ने जो सरप्राइज दिया, इस सरप्राइज ने होश उड़ा दिए हैं। पीडीएम हुकूमत में शामिल 13 जमातों को अब तक समझ नहीं आ रही है कि रोना है या हंसना है। इमरान खान के इस ऐलान के बाद फौरी तौर पर हुकूमती तोपों ने जो गोलाबारी की, इसके मुताबिक इमरान खान का यह सरप्राइज शिकस्त का एतराफ़ था। एक ताना यह दिया गया कि वफाकी हुकूमत से इस्तीफ़ा लेने आया था, अपनी असम्बलियों के इस्तीफ़ों का ऐलान करके चला गया। एक पार्टी इसके ताने बाने फेस सेविंग से जोड़ती पाई गई। परवेज़ इलाही की गैर हाजिरी को लेकर दावा किया गया कि वो ऐसे किसी फैसले पर अमल ही नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो फौरी बयान भी दाग दिया कि ये इस्तीफ़े दें, वफाकी हुकूमत इलेक्शन करवा देगी। असम्बलियाँ टूटने के ऑप्शन की तरफ तवज्जो दिलाई गई तो दावा ये किया कि अदम एतमाद की तहरीक लाकर इसका रास्ता भी रोक दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लगता है अब हुकूमत को समझ आने लगी है कि गेम इसके हाथ से निकल रही है। पंजाब में तब्दीली के लिए PDM के पास आईनी और कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जारी इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, ना गवर्नर राज लगाया जा सकता है। दूसरा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तरफ से वाज़े और 2 टोक पैगाम जारी किया गया कि इमरान खान के कहने की देर है, वो असम्बली तोड़ देंगे। इसके बाद से हुकूमती रहनुमाओं की हालत देखने वाली है। जो पहले इमरान खान के सरप्राइज का मजाक उड़ा रहे थे, अब वो ये रोना रो रहे हैं कि पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की जागीर नहीं, वो क्यों असम्बली तोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफों के फैसले की तौसीक कर दी है। कल इमरान खान परवेज़ इलाही से अहम मुलाकात करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने या असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का हतमी ऐलान करेंगे। ये ऐलान कब तक मुतवक्के है, इस मामले से जुड़े सारे नुकात पर बात करेंगे। सिद्दीक जान नूर किंग मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, ये सरप्राइज़ कितना बड़ा है, ये तो हुकूमत की जो इस वक्त दौड़े लगी हैं उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बयानात तो एक तरफ रहे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इमरान खान ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ना मीडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ना पीडीएम ये एक्सपेक्ट कर रही थी, ना इस्टेब्लिशमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी। सबके लिए ये वाकई सरप्राइज़ था। वो जो इमरान खान कह रहे थे ना कि मैं बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दूंगा, तो अगर आप देखें कि खान साहब के इस 26 नवंबर के इस जलसे से पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान वाकई कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। बिल्कुल किसी को अंदाज़ा नहीं था। ये कार्ड इमरान खान ने वाकई सीने से लगा कर रखा हुआ था और इमरान खान साहब की पार्टी के जिन अहम रहनुमाओं को इस बात का पता था तो उन्होंने भी ये बात कहीं शेयर नहीं की थी, ये खबर कहीं लीक नहीं हुई। और अगर आपने देखा हो कि खान साहब जब खिताब कर रहे थे तो उनके खिताब के जब वो आधे से ज़्यादा खिताब हुआ तो पीडीएम के जो सहाफ़ी विंग है उन्होंने ट्वीट्स करने शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया वही पुरानी बातें, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, नया नहीं है, शिकस्त हो गई है, इनको ये फेस सेविंग लेने आए थे वो भी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वापस जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आखिरी 5 मिनट ने सबको हैरान कर दिया और पीडीएम को परेशान कर दिया। अब ये वो मामला है ये फिर उसके बाद आपको पता है इनका प्लान ये था कि इनकी आस और उम्मीद ये थी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं
वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। परवेज़ लाई जो है वो इमरान खान के साथ एक पेज पर नहीं है, इनके दरमियान लड़ाई चल रही है। फिर मुनीस लाई साहब का बयान आ गया, मुनीस लाई साहब का बयान आया तो फिर एक फेक खबर चलवाई गई एक टीवी चैनल पर कि जी परवेज़ लाई कह रहे हैं हम तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। फिर अगले दिन परवेज़ लाई साहब का भी बयान आ गया। अब फिर इन्होंने कहना शुरू किया नहीं इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेंगे नहीं। तो मेरा ख्याल है इनका ये भी खुशफहमी जो है ये गलत फहमी में बदल जाएगी, इनकी ये भी अंदाज़ा इनका गलत साबित होगा और आप देखेंगे कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेंगे। और इमरान खान की असम्बलियाँ तोड़ने के साथ ही ना तो इस हुकूमत को इलेक्शन कमीशन बचा पाएगा, ना ही कुछ और कुव्वतें जो इस हुकूमत को मुसल्लत रखे हुई थी, जिन्होंने इस ये पाकिस्तान जो है इनको ठेके पर दे दिया था, वो भी नहीं बचा पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इन दो असम्बलियों के टूटने के बाद ना तो आप इन दो असम्बलियों पूरे सूबों में इलेक्शन करा सकते हैं कि आप इनका अलग इलेक्शन करवा लें, और ना ही आप गवर्नर राज लगा सकते हैं, ना ही अदम एतमाद जो है वो KPK में तो अदम एतमाद ऐसे कामयाब नहीं होनी और यहाँ पर भी नहीं होनी, क्योंकि यहाँ पर एक ही सूरत में अदम एतमाद कामयाब हो सकती है पंजाब के अंदर कि अगर जो चौधरी परवेज़ लाई हैं और काफ लीग है वो उनके साथ चली जाए, वो भी नजर नहीं आता तो अदम एतमाद भी नहीं आ सकती। और अगर एक लम्हे के लिए हम कहें कि अदम एतमाद आ भी जाए, अदम एतमाद ये जमा भी करा दें, तो 186 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। कैसे 186 पूरे करेंगे जब इनके पास वोट ही नहीं है? अगर PMLN PTI के लोग तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो काउंट नहीं होना, गवर्नर राय लगाते हैं, अदालतें उसको बरकरार नहीं रख पाएंगी। तो इस वक्त मसला ये है और इस्टेब्लिशमेंट की जो नई क़यादत है उनसे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो पिछले 8 माह की तरह मुदाखलत करेंगे, इंसानी हकूक़ की पामाली करवाएंगे, शहबाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत रखने के लिए आइन और कानून की धज्जियां बखेरेंगे, गैर आइनी इक़दामात करेंगे, गैर कानूनी इक़दामात करेंगे, अपने इदारे के लिए मजीद सुबकी का सामना करवाएंगे, मजीद वो अपनी साख को तबाह और बर्बाद करेंगे। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त अपने इदारे की साख को बेहतर करना है, पिछले 8 माह में होने वाली मुदाखलतों को खत्म करना है, इदारे को उसके असल काम की तरफ वापस लाना है। पाकिस्तान की मुईशत बड़ा चैलेंज है, एस्टैब्लिशमेंट उसकी बड़ी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान के ज़ाहिर जो मामला है उसकी, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुईशत है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मिफ्त इस्माइल क्या लिख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, बाहर के जो हमारे जो इकोनॉमी से रिलेटेड बड़े बड़े इदारे हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के बारे में क्या कह रहे हैं। तीसरा जो एस्टैब्लिशमेंट की नई क़यादत के लिए चैलेंज होगा, यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। और चौथा जो तासुर है आवाम के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इतना जो नेगेटिव है, जो लोगों के अंदर सेंटीमेंट्स हैं उनको पॉजिटिव करना है, उनको बेहतरी की तरफ लाना है। तो इस वक्त मैं ये बिल्कुल तोक़ो नहीं करता कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करके और शहबाज शरीफ को मजीद मुसल्लत रखवाने के लिए गैर आइनी इक़दामात करेगी, और अगर ये किए गए तो फिर ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। अगले 3 साल भी फिर आप देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से लोगों के सेंटीमेंट्स मजीद नेगेटिव होंगे, मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जाएगा, बर्बादी की तरफ जाएगा, खाना जंगी की तरफ जाएगा। तो इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नई क़यादत जो है वो काम करेगी जो पिछले 8 माह में होता रहा है। अगर आपने पिछले 8 माह का देखना है तो पिछले 3 दिन के सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स देख लें, ट्वीट्स देख लें, और अगर आप कहते हैं ये ट्विटर तो चंद लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। आप आवाम में अपने नुमाइंदे भेज दें, भेस बदल के भिजवा दें, कोई और बंदे अपने भिजवा दें, जरा जाके पूछें, लोगों से जाके पूछें कि पिछले 8 माह के जिम्मेदार कौन है जिसने ये सारा कुछ करवाया है। तो उसका जवाब मीडिया तो नहीं चला सकता, हम भी नहीं चला सकते। लोगों के जो जवाब होते हैं, इवन के हम तो अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं कर सकते, जो लोगों के लबो लहजा जो अल्फाज होते हैं, तो अंदाजा हो जाएगा सारों को कि इस वक्त पब्लिक के अंदर उनकी। अच्छा नूर आरफीन, अगर तो हुकूमत की कारकर्दगी 8 महीने में कुछ बेहतर होती या चले उतने ही हालात होते बुरे जो इमरान खान साहब के दौर में कहे जाते थे, तो शायद फिर ये कहते हैं कि हाँ जी जिस तरह इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हम दोनों सूबों में इलेक्शन करवा देंगे, कोई मसला नहीं, तो ये बड़ा एक स्मूथली शायद हम समझ लेते कोई बात नहीं, वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन हालात इस तरह के, आज ये खबर आई कि IMF भी मुतमईन नहीं है, हम कह रहे हैं कि आप जब तक टैक्सेस नहीं मजीद लगाएंगे, जब तक मजीद सब्सिडीज़ नहीं ख़त्म करेंगे तो हमसे कोई तवक्को ना रखें, नहीं बातचीत ही नहीं शुरू हो रही, पेश की शराइत वो हैं। तो फिर हुकूमत कैसे ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हम तो 2 सूबों में इलेक्शन करवा देंगे, इतना स्मूथली हो सकेगा? अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं और इतनी सारी पेशनगोइयाँ की जा चुकी हैं कि मज़ीद कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ताहम फिर भी एक लूली लंगड़ी सी जिसारत कोशिश करके देखता हूँ। जी जी। आपने पहले जुमला इस्तेमाल किया, क्या खूब इंट्रो था लिखने वाले पर, दादो तहसीन के डोंगरे बरसाने का दिल चाहता है। आपने फरमाया कि समझ नहीं आ रहा हंसा जाए या रोया जाए। इस पूरी मुद्दत इन्वर्टेड कॉमास के दौरान मैं बैठ करके वाकई यही सोच रहा था। अभी ये बात समझ में सुनने में आई मेरे, शायद मुझे मुगालता हुआ हो कि अदालतें जो है वो किसी ऐसे इक़दाम को बरकरार नहीं रख पाएंगी। आपके ख्याल में फ़ैसले अदालतें देती हैं यहाँ पे? 3 दिन की गैर हाज़िरी में अपनी बड़ी मिस कर रहा हूँ। यहाँ मालूमात का ख़जाना जो लुटाया जा रहा था, गुंजीना मालूमात,
ये मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त एक सूरत हाल है भाई। मेरे अदालतों की भी एक आपको पता है कि रेड लाइन है, और जो मैं ये कह रहा हूँ तो आपको ये पता है इस मुल्क में कौन कौन से मामलात के फ़ैसले नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, इसमें मैं तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि अदालतों ने यहाँ क्या क्या फ़ैसले दिए हैं, और वो फ़ैसले अदालतों ने नहीं दिए। दर हकीकत अदालतों को बता दिया गया था कि ये फ़ैसला देना है तो अदालतों ने दिया, ज़ाहिर है कि मामलात होते हैं। दूसरी बात, अभी रास्ते में एक टेलीफोन भी आया था, तो एक साहब वो भी चौधरी बन रहे थे कि आवाम की सपोर्ट तो फलाना तो ढिमकाना। ये इस एक नज़रिए पर मैं सोचता हूँ कि दिन से रात तक और रात से सुबह तक अगर पूरे अरसे में आदमी हंसता रहे तो भी इस एक जुमले का हक़ तो अदा नहीं होता। ये जिन पढ़े लिखे जाहिलों के बारे में आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं या बदगुमानियाँ फैला रहे हैं टेलीविज़न के मीडियम में बैठ कर के, ये वही लोग नहीं हैं कि जिनको अपने हुकूक के बारे में कख नहीं पता। ये वही लोग नहीं हैं जिनके कातिल मसीहाओं के रूप में लैंड क्रूज़र्स में आते हैं, उनको ना पीने का साफ़ पानी 75 साल में दस्तयाब हुआ, ना उनको सड़कों का नेटवर्क मिल रहा है, ना उनको सरकारी अस्पताल में दवा इलाज और फलाने की सहूलत मिल रही है। केड़ा अवाम, किस अवाम के आप उसमें मुब्तला हैं शहर में? कौन सी अवाम? यहाँ आज तक कौन सी हुकूमत अवाम ने मुंतखब की है मेरे भाई? पिछली वाली हुकूमत भी अवाम ने मुंतखब नहीं की थी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने मुंतखब की थी और इस्टेब्लिशमेंट ने उसको घर भेजा। ये है पूरा सच। और अब इस सच का दायरा फैलाते, जी हाँ, ये हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी आप इंट्रो देते रहिए, आप तबसरा करते रहिए, आप ट्विटर के ऊपर बैठ करके और बकराती करते रहिए कि ट्विटर से जन्नत मिल जाती है और दोज़ख मिल जाती है। कुछ नहीं होता ट्विटर से भाई, कुछ नहीं होता। आपके ये आधे से ज़्यादा जो जाहिल जपट हैं, जो सियासी लीडर्स हैं, इनको ट्विटर कुछ नहीं आता। 10-10 हज़ार के लौंडे, 5-5 हज़ार के लौंडे रखे हैं, वो उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। ट्विटर सिर्फ एक जमात की क़ुव्वत है, दैट्स ऑल, ठीक है। और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये अपना थोड़ी बहुत इस वक्त जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, ये शायद उनकी कोशिश होगी कि उसको उसके ज़रिए से अपनी हुकूमत चला सकें। हुस्न ज़न में मुब्तला रहना किसी एक ख़ास हवाले से, उसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है। आप भी रह सकते हैं, मैं भी रह सकता हूँ। मुगालता मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि हुकूमत ने कहीं नहीं जाना। आपने लॉन्ग मार्च को शॉर्ट मार्च में बदलते देख लिया, आपने सरप्राइज़ का जो है वो अहवाल अपने तौर पे जो भी बयान किया, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, ज़रूरी नहीं। सरप्राइज़ आपने उसको भी अंडर एस्टिमेट करके बताने की कोशिश की, हालांकि मैं नहीं समझता कि वो अंडर एस्टिमेटेड कोई राय है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, कता कलामी फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह ये सरप्राइज़ तो हमने देखा और उसके बाद हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम सिर्फ सूबों में इलेक्शन करवा देंगे। क्या ये काबिल अमल होगा कि 2 सूबों में, जो बड़ा सूबा सबसे पंजाब फिर खैबर पख्तूनख्वा, कि वहाँ पर इलेक्शन करवा दिए जाएं? जी बिल्कुल, हमने जो ये असम्बली तहलील होगी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, तो बिल्कुल इसमें 297 सीट्स हैं इनकी पंजाब की, और इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा है, तो ये असम्बलियाँ दोनों तहलील होंगी और इंशाल्लाह नए इंतखाबात यहाँ पे 22 मार्च से पहले नए इलेक्शन होंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि जी सिद्दीक जान की जानिब से कहा जा रहा है कि आपका ये जो ऐलान है ये सिर्फ ऐलान रहेगा और आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, तो आपका क्या टाइम फ्रेम है? अंदाजा कितने हफ्तों में आप इसको अनाउंस कर देंगे, तारीखों के फलां तारीख से हम असम्बली तहलील कर रहे हैं? वो तो आज पूरी डिटेल दी है ना। आज मीटिंग हो गई है महमूद खान साहब से, और कल परवेज इलाही साहब से मीटिंग है। उसके बाद इंशाल्लाह जुमे और हफ्ते के दिन ये मुलाकात जो है वो होगी पार्लिमानी पार्टी की, और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। चौधरी साहब, अगर ये बताएं कि असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से आप फौरी तौर पे तहलील करेंगे, या आप जनवरी की भी कोई तारीख दे सकते हैं कि फलां तारीख को हम जाके असम्बली तहलील करेंगे? फौरी तौर पे तहलील करेंगे। उसकी वजह से रमजान आ जाना है, फिर हम अगले इलेक्शन जो हैं वो फिर रमजान से पहले हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, आपने फवाद चौधरी साहब, अगर मैं सही सुना, 22 मार्च आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 मार्च को इलेक्शन हो जाएंगे। सिर्फ इन 2 सूबों में आपको लगता है कि असम्बली तहलील होने की वजह से जनरल इलेक्शन यानी कौमी असम्बली में भी होंगे, बाकी सूबों में भी हो सकते हैं? 22 मार्च से पहले मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये देखिए, हम तो हमने यही कहा है कि वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारा मसला नहीं है इलेक्शन अगर आप डिले भी कर लें, मसला ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चल रही, मुल्क नहीं चल रहा,
और उसके लिए मुस्तहकम हुकूमत का होना जरूरी है, और मुस्तहकम हुकूमत के लिए नए इलेक्शन होना जरूरी है। इसलिए हम समझते हैं कि उन्हें पूरे मुल्क में इलेक्शन हो तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं हो रहे तो फिर हम तो अपनी जहाँ हुकूमतें हैं वहाँ हम तो इलेक्शन करेंगे। फवाद चौधरी साहब, अगर गवर्नर राज लगाया जाता है, ये बताएं कि आपके इस ऐलान के बाद क्या कोई बैकडोर राब्ता हुआ है हुकूमत की तरफ से आपके साथ के बैठे बात करें, मिल के कोई तारीख तय कर लेते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट साहब से ही होना होता है। प्रेसिडेंट साहब ने कोई ऐसी सच की बात नहीं बताई कि उनको कोई राब्ता नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल रखता कोई। और गवर्नर राज की बात की जा रही है, आईन और कानून के मुताबिक तो नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कोई काम भी उस तरह कानून और आईन के मुताबिक तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर ताकतों ने फैसला किया कि नहीं मामला चलाना है, गवर्नर राज लगा देते हैं तो फिर नहीं, लेकिन किस आइन के किस प्रोविजन के तहत लगाएंगे, वो तो बड़ी महदूद है। और आइन के तहत बिल्कुल 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, गवर्नर रूल तो नहीं लगाया जा सकता। तो मतलब यहाँ पे मार्शल लॉ लगा लें, फॉर्मली मार्शल लॉ लगा दें तो अलग बात है, इसके अलावा तो कोई नहीं। और ये जो कहा जा रही है जरदारी साहब को टास्क सौंप दिया गया है, वो फिर दोबारा कोई अगर खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होता है, कुछ इस तरह से किया जाता है, तो डिले तो शायद वो कर सकें इस तरह, या आपका ख्याल है नहीं कुछ भी नहीं कर सकेंगे? अगर लोग कुछ कम हो जाए, गायब हो जाएं, अदम एतमाद का वोट लेने के लिए जनाब मुल्क से चले गए हैं, बीमार हो गए हैं और उतने वोट नहीं ले सक रहे परवेज इलाही साहब, कुछ ऐसा? देखो, तो उन्होंने बंदे पूरे करने हैं ना जो नो कॉन्फिडेंस है। परवेज इलाही साहब ने तो बंदे नहीं पूरे करे, और वो 186 बंदे उन्होंने पूरे करने हैं। वो 3 दिन में वोटिंग करवा देंगे। 3 दिन अगर वो डिले करना चाहते हैं तहदील, तो नो कॉन्फिडेंस लें, 3 दिन में जो है वो हो जाएगा कोई मसला। तो फवाद चौधरी साहब, ये हमने आर्गूमेंट सुना के यानी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है जितने इलेक्शंस डिले होते हैं, लेकिन मुल्क को नुकसान है। तो अगर तो यानी कौमी असम्बली चलती रही बिलफर्ज, तो फिर तो मकसद उस तरह हासिल नहीं हो सकेगा, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, चले आपको 5 साल की मैंडेट मिल जाएगा। और नज़र आ रहा है इस वक्त मकबूलियत बहुत ज़्यादा है तहरीक इंसाफ की, सबको पता है इस बात का। तो वो फिर मकसद तो नहीं हल हो सकेगा, मुल्क तो और ज़्यादा अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। देखिए जी, मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा जब मुल्क में इलेक्शन होंगे, और ये अगर इलेक्शन नहीं ऊपर करवाएंगे तो जाहिर है उससे अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। तो अब ये तो हम तो एक मुस्तहकम हुकूमत चाहते हैं, इससे कम से कम सूबों में इस वक्त तो देखिए ना मजाक बना हुआ है, सूबे में हमारी हुकूमत है नहीं है, वहाँ पे इमरान खान की FIR ही नहीं हो रही, और सूबे में हमारी अथॉरिटी है कोई नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही क्या करना है। तो कम से कम हम सूबों में जो है वो तो एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अमल में ला सके, और वफाकी हुकूमत अगर नहीं कराना चाहती तो फिर उनकी मर्जी। फवाद चौधरी साहब, अगर ये मौका समझा जाता है जी 22 मार्च से पहले आप समझ इलेक्शन होंगे, लेकिन उस दौरान हम आजम स्वाति साहब की तरह दीगर गिरफ्तारियाँ, केसेस, एक अपॉर्चुनिटी भी तो हुकूमत समझेगी हमें मिल गई है कि चलो इतने वक्त में जितना इसको हम कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ धकड़ केसेस बना सकते हैं। वो तोशा खाना कह रहे हैं नैब पकड़े इमरान खान को, ये कर दे, पहले केसेस बनाए हैं, उससे मुश्किल नहीं होगी। हमने पहले इलेक्शन जो लड़ा है पंजाब में वो भी इसी माहौल में लड़ा है, और ये जो इलेक्शन है अगर ये भी इसी माहौल में होता है तो फिर इसी माहौल में हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सो हमें उम्मीद यही है कि ये इलेक्शन जो है ये इसको इलेक्शन हम उस वक्त भी जीते हैं इतने मुश्किलात के बावजूद, तो इलेक्शन भी इंशाल्लाह हम जीते हैं। सिद्दीक जान, आखिरी सवाल। बस वो फवाद साहब ने चीज़ें मेरे ख्याल सारी क्लियर कर दी, अब तो कोई अभाम इनमें नहीं रहा, तो इसका मतलब यही है कि हुकूमत के लिए नया एक सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब ने जी। फवाद चौधरी साहब ने भी बता दिया है कि उनका ख्याल है कि 22 मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, फैसला हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को तहलील करने का। अब ज़ाहिर है कि हुकूमत इससे किस तरह निपटेगी ये एक बड़ा सवाल है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आरिफीनामा। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त हालात बहुत पेचीदा भी हैं और मईशत बदहाली का शिकार है। हर कोई इस वक्त बता रहा है कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, तो ढूंढने में नज़र आएगा कि कोई अच्छी खबर मिल जाए। तो बस एक अच्छी खबर भी सामने आई है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि अब यूरोप के लिए PI की परवाज़ों की बहाली का इम्कान है। आरफीन नामा में आज इसी पर हम बात करेंगे। जी आरफीन, अच्छा शायद लाइन ड्रॉप हुई है। ख़बर यह आई कि साद रफ़ीक साहब जो वज़ीर हवाबाजी हैं, उन्होंने कहा है कि जी PI की परवाज़ें बहाल हो सकती हैं यूरोप के लिए। अच्छा, अब ये आपको याद होगा एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया कि जब हादसा हुआ, PIA का जहाज़ कराची में हादसे का शिकार हुआ, लोग उसमें शहीद हो गए। तो उसके बाद देखा गया कि PIA में जितने पायलट्स हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं, एक बड़ी तादाद
जिनके जो पायलट के जो लाइसेंस मिलता है वो जाली तरीके से उन्होंने बनवाए। तो उसके बाद फिर हालात बड़े ख़राब रहे। जी आरिफीन, आपको आवाज़ आ रही? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अगर ये पहला साउंड बाइट चल गया है या चला रहे हैं आप तो मुझे बता दें, फिर उसके बाद फिर मैं केस इस्टेब्लिश करूं, वरना मज़ा नहीं आएगा। इतनी देर तक मैंने सॉरी, उसमें कुछ जी टेक्निकल मसला आ गया। आप बात जारी रखें, वो नहीं चल कोई बात नहीं। गुलाम सरवर अवान साहब कौमी असम्बली में खड़े इज़हार ख्याल कर रहे थे, उस वक्त के वज़ीर एविएशन, और उस साउंड बाइट में उन्होंने फरमाया था कि जी इतने इतने पायलट्स जो हैं वो हमारे जाली हैं, और वो जाली लाइसेंस पर जो है वो फ़ज़ाई खिदमात अंजाम दे रहे थे। बहरहाल उसी से केस इस्टेब्लिश करते हैं वफाकी वज़ीर हवाबाजी, मौजूदा वफाकी वज़ीर हवाबाजी की तरफ से एक खुशी की खबर का इंदिया ज़रूर आया। उन्होंने फरमाया कि अगले 6 महीने तक मुमकिन है कि हम यूरोप में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद थी, हम उसकी बहाली का काम मुकम्मल कर पाएंगे। मज़ीद उन्होंने फरमाया कि PIA में आने वाली हर हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी की भर्ती की, यूँ अपनी सियासी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी वो कटहरे में खड़ा कर गए। बड़ा एक रियलिस्टिक सी अप्रोच थी। बहरहाल खुशाइंद बात है। सही आरिफीन, इसी बात से हम आपकी इजाज़त से गुलाम सरवर साहब, साबिक वज़ीर हवाबाजी, उनका जो बयान था जो उन्होंने कहा दिखाते हैं पहले। जी जनाब, ये आपने साबिक वफाकी वज़ीर हवाबाजी का एक बयान सुना। उसी बयान को अब मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी ख़बर से। भाईजान वो अंग्रेज़ी वाली जो ख़बर है, लोग अंग्रेज़ी पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, वो ख़बर ज़रा लगाइएगा। सस्पेंशन ऑफ PIA फ़्लाइट्स टू EU IRCS सेनेट पैनल। ये ख़बर जब तक आपके सामने आ रही है मैं इसके मुदरजात पढ़ता हूँ। रावलपिंडी से जारी हुई ये ख़बर मौक़र रोज़नामे में। द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एविएशन हैज़ क्वेश्चन्ड द सस्पेंशन ऑफ पाकिस्तान International Airlines PIA flights to European countries and called it a deliberate move to favor the airlines from Gulf countries। अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ। ये खबर उर्दू में बता रही है, सेनेट की कायमा कमेटी बराए हवाबाजी ने PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए परवाज़ों की मुअत्तली पर सवाल उठाते हुए इसे खलीजी ममालिक की एयरलाइंस को फ़ायदा पहुँचाने का दानिस्ता इक़दाम करार दिया। ये साबिक वफाकी वज़ीर एविएशन थे जिनका साउंड बाइट आपने सुना, और उसके बाद ये जो अगली खबर आप देख रहे हैं, पायलटों के जाली लाइसेंस से मुताल्लिक़ गुलाम सरवर अवान का दावा गलत साबित हुआ। ये खुदकुश हमला पाकिस्तान के इंटरनेशनल करियर पर साबिक वफाकी वज़ीर हवाबाजी, जो हवाबाजी के लिए मशहूर हैं, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेडिस्टल से, कभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस के पेडिस्टल से, और फिर कभी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। आखिरी मरतबा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहते हुए मौसूफ ने एक PID में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें इन्होंने जो कुछ कहा था आपकी खिदमत में गोश गुजार करता हूँ। इन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिन पायलट्स पर सवाल उठाए गए हैं वो 262 हैं, 262 PIA में 141, 141 एयर ब्लू के 9, 10 सरीनियर, साबिक शाहीन एयरलाइंस के 17 और दीगर 85 हैं। ये इनका दावा था कि ये सारे के सारे फांदेबाज जाली पायलट्स थे जिनको मिनी बस या रिक्शा चलाना था, लेकिन वो PIA की तैयारे उड़ा रहे थे। इनके इस बयान का हस्ब मंशा रिजल्ट बरामद हुआ और उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी परवाज़ों पर, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। जाहिर है कि जब आप कौमी असम्बली में खड़े होकर के खुदकुश हमला करते हैं अपनी ही इंटरनेशनल करियर पर, जिसके बारे में आज ये दोनों खबर उर्दू और अंग्रेज़ी की सेनेट कमेटी बैठ करके क्वेश्चन कर रही है कि ये यूरोपीय यूनियन में जो पाबंदी लगाई गई थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों पर, ये दीदा व दानिस्ता अमल था, खलीजी परवाज़ों को आपने फैसिलिटेट किया इन्वर्टेड कॉमाज में। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये फ़ी सबीलिल्लाह साबिक वज़ीर हवाबाजी ने ये काम किया था सर? लेकिन इस बयान की रोशनी में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस मुल्क में बड़े बड़े फन्ने खां, बड़े बड़े फ़िरौन, बड़े बड़े फलाने मौजूद हैं, चीफ़ ऑफ फलाना और चीफ़ ऑफ ढिमकाना। इस एक बयान की रोशनी में आप किसी अदालत में चले जाइए, गुलाम सरवर अवान के इस एक दावे को, इस एक साउंड बाइट को, इन खबरों को, और जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान ने, ये खबर भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं, बल्कि पहले देख लीजिए कहीं मैंने घर में तो नहीं छापी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। ये आज शाया शुदा खबर है। बता रहे हैं कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए परवाज़ों की मुअत्तली से तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और इस नुकसान की वाहिद वजह ये मौसूफ, ये वज़ीर आप अपने सामने देख रहे थे। इसके बाद अब आप हमारी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहना पड़ता है
सामने खबर मौजूद है, केस आप मुझ पर कर नहीं सकेंगे। हमारी अदालतों का रवैया आप देखिए, हमारी अदालतों का आप रवैया देखिए। खबर पढ़ करके सुनाता हूं आपको मनवन। गुलाम सरवर अवान का दावा गलत साबित हो गया। 262 में से 180, 262 में से 180 पायलट्स क्लियर हो गए। गुलाम सरवर के बयान की वजह से पीआईए पर मुसलसल 6 माह से यूरोपीय सफर के लिए पाबंदी आयद है। साबिक वजीर आजम ने तस्लीम किया, यानी इमरान खान साहब की बात हो रही है कि तस्लीम किया उन्होंने कि मामले को मिस हैंडल किया गया, और साबिक अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त मौजूदा थे उन्होंने भी अदालत में अपनी गलती यानी इदारे की गलती तस्लीम की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये लाइन आपको शायद नजर ना आए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गुलाम सरवर अवान का बयान लापरवाही पर मबनी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे वुज़रा, आप देख रहे हैं कानून का निफाज कितना जबरदस्त है। गरीब 250 रुपए की चोरी करता है, ये उसको 200 कोड़े मार करके उसकी 74 नस्लें बर्बाद कर देते हैं। गरीब नस्ला टावर में बसता है, ये पूरा टावर गिरवा देते हैं। गुलाम सरवर अवान 100 अरब रुपए का नुकसान, और हमारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे, गरीब आदमी हूं, हाथ जोड़ करके बता रहा हूं, 100 अरब रुपए का नुकसान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रही है गुलाम सरवर अवान का बयान लापरवाही पर मबनी था। और उसके बाद हम मुस्लिम उम्मा के चाचे और मामे बनते हैं, उसके बाद हम हकीकी आज़ादी मांगते हैं। हम उन लोगों से हकीकी आज़ादी कब ले पाएंगे जो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेडिस्टल से रहे, मेंबर नेशनल असेंबली, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, कभी उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का चोला पहना, और कभी उन्होंने किसी और सियासी जमात में शामिल होकर के अपनी दिहाड़ियां लगाई। पाकिस्तान को 100 अरब रुपए का नुकसान, और गुलाम सरवर अवान के लिए साफ माफी। सरकारी इदारे पीआईए हो, वापडा हो, रेलवे हो, ये बिल्कुल डूब चुके, स्टील मिल हो, और इस तरह के बयान बड़े सोच समझ कर देने चाहिए। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है जी, 100 रुपये का नुकसान हो गया। ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी विद सिद्दीक जान। अब पता चला। एक वक्त था एमक्यूएम के बानी उनके आगे कोई बात नहीं कर सकता था, और जनाब कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन आज हालात ये आ गए हैं कि बाकी सब उनके खिलाफ अब इकट्ठे हो गए हैं। क्या मामला है, इनसाइड स्टोरी में सिद्दीक जान से जाते हैं। जी सिद्दीक। देखिए, मामला ये है कि ज़ाहिर है आपको पता है कि अब ये असासों और जायदादों के हवाले से जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, वो कुछ और दावा कर रहे हैं। तो ये मामला तो अभी ज़ाहिर अदालत में है, अदालत में चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसको इसका नुकसान भी हो सकता है, सियासी तौर पर इसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, पिछले 8-9 माह में जो उनकी सियासी मुनाफकत थी, उसकी वजह से पहले ही वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि उनको नुकसान ये हो रहा है कि क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, जो बार बार वो कहते हैं कि हम ही हैं जनाब जो उर्दू स्पीकिंग हैं, उनके जो हकूक़ हैं उनके मुहाफ़िज़ हैं, और हम जो है वो कराची के मालिक हैं। हम कराची वालों के लिए जो महाजिर लोग हैं उनके लिए हम ही लड़ते हैं, और तो कोई उनके हकूक़ की बात नहीं करता। कराची वालों के हकूक़ की हम बात करते हैं, और के हकूक़ की बात नहीं करता। जो हमेशा से कहते थे कि कराची जो है वो जो भी कराची में गैर कानूनी काम होगा, इनके इस्तेसाल होगा, हम बोलेंगे। लेकिन पिछले 9 माह में वाज़ेह हो गया कि इनका कराची के हकूक़ के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। इनका मामला अपने ज़ाती मफादात हैं, अपनी वजारतें हैं। मुझे बताएं कि एमक्यूएम जब से इस हुकूमत का हिस्सा बनी है, तो कोई एक चीज़ बता दें जो कराची वालों को मिली हो, कोई एक कराची वालों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हुई हो, कोई एक जो कराची में जो मामलात गड़बड़ थे उनमें कोई एक चीज़ जो है वो मसला हल हुआ हो। बल्कि जो इमरान खान के दौर में जो वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनकी भी कोई बात नहीं हो रही कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं, क्या हो रहा है। तो इनको इसका भी नुकसान होगा। क्योंकि आपने देखा कि जब जब इलेक्शन हुए और उधर से बैठ के जो मुत्तहिदा कायद हैं, उन्होंने जब बयान दिया कि आपने बायकॉट करना है, तो लोगों ने बायकॉट किया। उसकी रीज़न ये है कि जब इन्होंने अवाम के हकूक़ के नाम पर अपना ज़ाती मफाद हासिल किया, इन्होंने अवाम के हकूक़ की सौदेबाजी की, इन्होंने वोटों की सौदेबाजी की, जो इनको सपोर्ट मिली हुई थी उसकी इन्होंने सौदेबाजी की, और इन्होंने अवाम को बेचकर अपने ज़ाती मफादात हासिल किए। तो लोगों ने तो फिर मुत्तहिदा कायद की बात सुनी थी, और ये वैसे अफसोसनाक है। लेकिन इसकी जिम्मेदार एमक्यूएम पाकिस्तान है। क्योंकि आप ये देखें कि जब ये इमरान खान के साथ थे, हर चौथे दिन बयान आता था ये महंगाई हो गई है, ये हो गया, हम हुकूमत से निकल रहे हैं, हम हुकूमत छोड़ देंगे। अब बताएं, पिछले 8 माह में जो पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ है, जो सिंध के साथ हुआ है, जो कराची के साथ हुआ है, कोई एक बयान सुना है आपने एमक्यूएम का? एक बार आपने सुना है कि एमक्यूएम ने कहा हो कि हम हुकूमत छोड़ देंगे? यहाँ पे तो एमक्यूएम वालों ने एक बार कह दिया, बेचारों ने हल्का सा, कि हम हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं। जरा इनसे पूछें, कोई बताने को तैयार है कि इनके साथ क्या हुआ है? आजम सवाती और शहबाज गिल ने तो बता दिया ना कि हमारे साथ क्या हुआ है। उन्होंने तो जुर्रत का मुजाहरा किया है। आप तो ये भी नहीं बता सकते कि आप में से जिन जिन लोगों ने ये कहा था
कि हम हुकूमत छोड़ देंगे तो उनके साथ फिर क्या हुआ है, आप तो ये भी नहीं बता सकते। तो बात यह है कि इसका नुकसान MQM पाकिस्तान को सियासी तौर पर भी होगा। बाकी ज़ाहिर है मामला अदालत में है, अदालत ये फैसला करेगी कि ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, किसकी मलकियत हैं। लेकिन अभी तो ये जो फौरी तौर पे इनको जो आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उसमें इनको सियासी तौर पर नुकसान होगा और कराची में इनकी सूरत हाल और ज़्यादा मुश्किल होगी, इनके लिए हालात और नासाजगार होंगे। पहले ये बेचारे अवाम में नहीं निकल सकते और ये अवाम में निकल ही कैसे सकते हैं जब इन्होंने अवाम के हकूक़ की सौदेबाजी की है, अवाम को बेचा है शहबाज शरीफ के हाथों, किसी और के हाथों। तो देखें कराची के लोग इतने बाशऊर हैं कि अब वो इनकी इस बातों में नहीं आएंगे कि जो भी ये कराची के मालिक हैं और कराची के हकूक़ के ये जिम्मेदार हैं। अब देखें अगर इनको इतना अवाम इनके साथ होती तो ये MQM भाग भाग के जाती है इलेक्शन कमीशन के पास कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दें, और इलेक्शन कमीशन ने भी इनको जो है वो टाइम दे दिया। हालांकि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को टाइम नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि जब भी MQM और पीपल्स पार्टी मुश्किल में होते हैं तो इसलिए इलेक्शन कमीशन रेस्क्यू 15 की तरह इनकी मदद के लिए रेस्क्यू 1122 की तरह इनकी मदद के लिए इसलिए आता है इलेक्शन कमीशन क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत इफेक्ट होती है। और आपको पता है इस वक्त इलेक्शन कमीशन तो गारंटर है इस हुकूमत का कि हर सूरत में हमने शहबाज शरीफ की मुद्दत पूरी करवानी है। अभी भी देख लें आप, आज जो इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया कि जनाब हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे 2 असम्बलियों के, लेकिन कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं होंगे, आम इंतखाबात नहीं होंगे। भाई आप कौन होते हैं आप ये बयान देने वाले? ये सियासी फैसले जो ये आप बैठ कर करेंगे, आप बैठ के बयान दे रहे हैं और आप जो है वो हर वो बयान देते हैं जो PMLN के हक में जाता हो, जो शरीफ खानदान के हक में जाता हो। आपने कोई अपनी थोड़ी सी तो साख रहने दें। मतलब देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं इन्होंने बिला के रिटायर होने, लेकिन ये इदारा तो बरकरार रहेगा ना, इलेक्शन कमीशन तो मौजूद रहेगा। ऐसे ये इदारे की साख को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं इस वक्त जो मुख्तलिफ इदारों के ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात हैं कि उनको लगता है कि बस हमारे साथ ये इदारे भी शायद दफन हो जाएंगे, हमारे साथ ये इदारे भी खत्म हो जाएंगे, जिस दिन हमारी मुद्दत मुलाजमत खत्म होगी ये इदारों के चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इदारे रहने हैं और इदारों पर बैठी हुई शख्सियात, अगर कोई भी इदारा है उस पर बैठी कोई शख्सियत अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ कर रही है, शरीफ खानदान को डिलीवर कर रही है, उनके लिए काम कर रही है, तो वो खुद तो शायद फ़ायदे ले रही है वो शख्सियत, लेकिन इदारों का बहरहाल नुकसान हो रहा है। और पिछले 8 माह में मुसलसल हम ये देख रहे हैं साख को तबाह और बर्बाद करके रख दिया मुख्तलिफ ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात ने। लेकिन सदीक MQM यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसान उन्होंने उठाया। आगे क्या होगा इन 13 जमातों का? अब ये इलेक्शंस में बहरहाल कभी ना कभी तो इनको जाना पड़ेगा, तो क्या इसी तरह सीट एडजस्टमेंट करेंगे? MQM को पूरी सपोर्ट मिली, अभी हालिया कराची में ज़मीनी इलेक्शन हुआ, तारीख में पहली दफ़ा देखा गया कि उसी में ही मौलाना फजल रहमान JUI के झंडे थे, अवामी नेशनल पार्टी का भी झंडा था, पीपल्स पार्टी का भी था और नून लीग का भी था, लेकिन फिर भी हार गए। तो ये तो सारी जमातों का हर जगह जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहाँ बुरा हाल है। पंजाब में नून लीग, KP में, बलूचिस्तान में JUI, सिंध में पीपल्स पार्टी और कराची और शहरी इलाकों में MQM। देखें इनको एक ही आस और उम्मीद है, एक से ज़्यादा इनकी आस और उम्मीद नहीं, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, एनालिसिस नहीं। इनकी आस और उम्मीद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सियासी तौर पर क्रश करेगी, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाएगी, इस्टेब्लिशमेंट PTI को तोड़ेगी, इस्टेब्लिशमेंट धांधली करवाएगी, इस्टेब्लिशमेंट वोट डलवाएगी, इस्टेब्लिशमेंट PTI का रास्ता रोकेगी, इस्टेब्लिशमेंट हमें मुसल्लत करवाएगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 8 माह पहले हमें मुसल्लत करवाएगी। ये एक इनकी आस और उम्मीद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये इनकी आखिरी उम्मीद है और देखते हैं चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया। आपने सुन भी लिया, फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 22 मार्च से पहले यानी रमज़ान मुबारक से पहले इलेक्शन होके रहेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब
सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।